हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 मार्च को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के करेंगे और 2 आर्टिकल द हिंदू के करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द टेल ऑफ हैव मनी बाय मिरेकल ड्रग। इसमें हम मिरेकल ड्रग की बात करेंगे। कुछ ड्रग्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, वो ड्रग के नाम आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये किससे रिलेटेड हैं, जो कि करंटली न्यूज़ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री के पर्सपेक्टिव से। ड्रग के नाम एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, जो ड्रग हैं वो एंटी ओबेसिटी ड्रग हैं। ये भी याद रखिएगा कि ड्रग का यूसेज क्या है और क्यों न्यूज़ में है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द इटालियन टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन सी माइग्रेंट्स फ्रॉम लीबिया। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एथिक्स में आप एज एन एग्जाम्पल इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे में एग्जाम्पल एज अ यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 98 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के बारे में बात करेंगे। ये आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लीगलिटी ऑफ सी रेस्क्यूअर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल है प्री के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई इंडिया इज बिल्ड और सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु। इंडिया क्यों जो है सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बना रहा है, कहाँ बना रहा है, इसी लोकेशन पे क्यों बना रहा है, तमिलनाडु में ही क्यों बनाया जा रहा है, सदर्न स्टेट में ही सारे के सारे स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ या सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस आर्टिकल से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सोशल रिफॉर्मर अय्या वैकुंडर के बारे में, और जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। अय्या वैकुंडर के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कब जन्मे थे, क्या कंट्रीब्यूशन था, कहाँ कंट्रीब्यूट किया था, सारी चीज़ें यूपीएससी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द टेल ऑफ हैव मनी बाय मिरेकल ड्रग। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही इस आर्टिकल को कवर किया जा रहा है। आपको 2024 प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली यहाँ पर हम मिरेकल ड्रग की बात कर रहे हैं। आपको हो सकता है 2-3 ड्रग के नाम दे दें और नीचे ऑप्शंस पूछ लिया जाए कि ये ड्रग रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्यों न्यूज़ में थे, कौन से ड्रग्स थे। तो अगर आपको ड्रग का नाम याद नहीं भी आता है तो भी आप एक चीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग। मोटापे को कम करने के लिए ये मिरेकल ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया में। तो एंटी ओबेसिटी ड्रग अगर ऑप्शन में दिखता है तो काफ़ी चांसेस होंगे कि आंसर वही हो। इतना भी ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। कौन से ड्रग्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। For almost every week in the last few months, newspaper have been publishing article about the use of magic injection that guarantee weight loss. This magic injection contain a drug called semaglutide. Semaglutide ये हमारा पहला ड्रग हो जाएगा, semaglutide। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, मिरेकल ड्रग है, मैजिक इंजेक्शन से। इस इंजेक्शन को ले करके वेट लॉस किया जा सकता है। ओरिजिनली ये जो ड्रग है इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ट्रीट करने के लिए किया जाता था, लेकिन इस ड्रग के रिजल्ट्स में हमें वेट लॉस जैसी चीज़ देखने को भी मिली। और अभी जो है न्यूज़पेपर में ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो इसको एज आ एंटी ओबेसिटी ड्रग क्या कर रहे हैं, अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन ये आर्टिकल ये नहीं बता रहे हैं, ये मेंशन करना भूल जा रहे हैं कि ये जो वेट लॉस ड्रग है इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है सेल के लिए। इसे सरकार ने, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स ने क्या नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स इसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसे यूज़ कर रहे हैं, इसे सजेस्ट और प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, एफ्लुएंट पेशेंट्स को। एफ्लुएंट पेशेंट को क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यार ये जो ड्रग है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी तो वैसे भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो ये बेसिकली ड्रग को जो रिच मैन है उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि ये ले लो, जल्द से जल्द पतले हो जाओगे। रिसेंटली एक प्रेस रिलीज की गई थी ग्लोबल फार्मा कंपनीज के तरफ से, जिसमें कहा गया था कि पेशेंट्स को इंडिया में इस ड्रग को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है इंडिया के लोगों पर नहीं हुआ है और इसकी पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं हुई मीडिया में। लेकिन इस चीज़ की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये ड्रग जो है मिरेकल ड्रग है, मिरेकल इंजेक्शन है, इसको लगाओ और पतले हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस केस में मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इवन साइड इफ़ेक्ट्स ही बता देते कि इस ड्रग के ये साइड इफ़ेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक, सिमिलरली एक और ड्रग बहुत इसी तरीके से चला था, इसका नाम है रिमोनोबेंट और फैन। ठीक, ये दोनों ड्रग्स भी आपको नाम याद रखना है। क्या क्या ड्रग के नाम हो गए अपने पास? रिमोनोबेंट, फैन और सेमाग्लूटाइड, ये तीनों एंटी ओबेसिटी ड्रग हैं। अब आपको ऐसे पूछ सकता है रिसेंटली 3 ड्रग्स आर इन न्यूज़, क्या रीजंस हैं, और आंसर 1 2 3 4 करके ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इस आर्टिकल में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पहला कि कौन से ड्रग्स हैं जो न्यूज़ में, दूसरा इंडिया में क्या लॉज हैं, जो ड्रग्स आते हैं उसको अप्रूवल करने के लिए किस तरह के लॉज बनाए गए हैं, कैसे उसे अप्रूव किया जाता है। इंडिया में जो सेल ऑफ ड्रग है वो अप्रूव किया जाता है ओनली आफ्टर इंडियन सब्सिडरी और लाइसेंस ऑफ ग्लोबल बाउंड ऑनर कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। मान लो कि अगर एमएनसी है तो पहले इंडिया की जो सब्सिडरी होगी वो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करेगी, या फिर ग्लोबल जो कंपनी होगी, खुद ही जो पेरेंट कंपनी होगी वो इंडिया में पहले क्या करेगी, आके ट्रायल करेगी। जब तक कि क्लिनिकल ट्रायल नहीं होंगे तब तक के इसको अप्रूवल नहीं मिल सकता। और अगर क्लिनिकल ट्रायल हो गए, सब कुछ बढ़िया रहा और रेगुलेटर ने इसे अप्रूव कर दिया, तो लगभग 2 साल तक के इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई एडवर्स इवेंट्स तो नहीं हो रहे हैं, पेशेंट्स को कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 साल तक ये किया जाता है रेगुलेटर्स के द्वारा। ठीक, तो इसलिए बहुत सारी जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज है वो इंडिया में इतनी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, इतनी कम्बरसम प्रोसेस है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे ड्रग्स को क्या नहीं करते हैं, मार्केट ही नहीं करते, लॉन्च ही नहीं करते, इंडिया में आते ही नहीं। ठीक, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं ड्रग रेगुलेटर से कि हमको ये डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है कि इस ड्रग्स को आप जो है लीजिए, इससे हमारी जान बच सकती है। तो वो रेगुलेटर को क्या करेंगे, उनसे लाइसेंस लेंगे और इसका इंपोर्ट करेंगे फॉर पर्सनल यूज़। मतलब कुछ पेशेंट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ड्रग बाहर से बुलवा सकते हैं जो कि अप्रूव नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इवन हॉस्पिटल टू कैन अप्लाई फॉर इम्पोर्ट लाइसेंसेस, हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकता है इम्पोर्ट, मतलब सिर्फ लिमिटेड यूज़ के लिए, सर्टेन पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल भी क्या कर सकता है, इन ड्रग्स को बुलवा सकता है, लेकिन ओवरऑल मास के लिए इसका अप्रूवल नहीं किया जाता है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं रूल में, जिसमें ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, वो बहुत ही नैरो एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही कम लोगों को दिए जा रहे हैं, लिमिटेड लोगों के ऊपर इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक, अदरवाइज आपको पहले ड्रग अप्रूवल चाहिए अगर आपको भीड़ और मास को ये ड्रग प्रोवाइड कराना है तो। विथ दिस अनअप्रूव्ड मिरेकल ड्रग देयर हैव बीन नो क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। That means we do not know if Indians will react differently to the drugs. Doctor in India will unable to know how patients who may be taking other drugs for the ailments such as diabetes and hypertension in India will react to these injections. ठीक, तो चूंकि अब इसका अप्रूवल हुआ नहीं है तो 2 साल तक के जो पहले अप्रूव होने के बाद रेगुलेटर करते थे, इसका मॉनिटरिंग करते थे, वो मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही। अब डॉक्टर ने इसे एडमिनिस्टर कर दिया, एक तो इलीगली एडमिनिस्टर किया क्योंकि अप्रूव तो है नहीं, अब इन्हें एडमिनिस्टर कर दिया, और वो पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंशन वाले हैं, बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, जिनके ऊपर अभी तक टेस्टिंग हुई नहीं है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं नहीं पता। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है। डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया हाउसेस, रेगुलेटर और गवर्नमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली सब लोग कुछ ना कुछ तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो क्या एक्चुअल में डू वी केयर, क्या हम केयर कर रहे हैं अपने लोगों की, रिच पीपल की या पुअर पीपल की या नॉर्मली हर सिटीज़न की, क्या हम लोगों को पड़ी है या नहीं पड़ी है? यहाँ पर ये सवाल उठाए गए हैं। जैसे कि डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है वो ड्रग जो कि रेगुलेटर ने अप्रूव नहीं किया है।
अब अगर डॉक्टर ऐसा कर रहा है तो उसे अच्छा खासा मोटा कमीशन मिल रहा होगा, खूब पैसे मिल रहे होंगे, तो ये करप्शन का केस है। ऐसे डॉक्टर को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार पे सवाल आता है। मीडिया हाउसेस जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ऐसे ड्रग का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं जो इंडिया में अप्रूव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सवाल उठाती है, एक्चुअल में हम लोग केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे 2 4 8 लोग, रईस लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों का यूज़ तो करने देना चाहिए। वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। सरकार को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, झंझट इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो क्या सरकार पुअर लोगों की चिंता कर रही है? बहुत सारे ऐसे स्पूरियस ड्रग यूज़ किए जाते हैं, कफ सिरप यूज़ किए जाते हैं जिसके कारण बहुत गरीब गरीब बच्चे मर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार को चिंता नहीं है। तो ये सब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। बस इतना ही आर्टिकल था। सवाल उठाने वाला पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पार्ट इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया है। पहले तो कौन कौन से ड्रग हैं जो कि न्यूज़ में हैं, और ये सारे के सारे एंटी ओबेसिटी ड्रग हैं, और इंडिया में क्या लीगल मैंडेट है, क्या लीगल लॉज हैं जो कि इन ड्रग्स के इंपोर्ट को या फिर इन ड्रग्स के अप्रूवल को करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आर्टिकल है द इटालियन टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन सी माइग्रेंट्स फ्रॉम लिबिया। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS4 GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आप एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। GS4 एथिक्स में किस तरीके से इटली नॉन रिफॉर्मेंट प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है, एज एन एग्जांपल हम इसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं, इवन ऐसे में भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, वो क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी सो फार समझ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। रिसेंटली इटली का जो हाईएस्ट कोर्ट है उनकी रूलिंग आई है। उन्होंने कहा है कि लिबिया इज़ नॉट अ सेफ हार्बर एंड इट इज़ अनलॉफुल टू फोर्स माइग्रेट रेस्क्यू फ्रॉम द सी टू रिटर्न टू अ टेरिटरी वेयर देयर फंडामेंटल राइट्स आर एट रिस्क। क्या कहा है इन्होंने कि लिबिया जो है सेफ नहीं है। जो भी माइग्रेंट्स इटली आने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के वापस आप लिबिया में भेज रहे हो, जहां पर उनके फंडामेंटल राइट रिस्क में हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ऐसा इटली के जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने कहा है। ऐसा क्यों कहा है, केस क्या था, ये समझ लेते हैं। 30 जुलाई 2018 को द शिप SO28 ने 101 माइग्रेंट्स को पिक किया। उसमें 5 प्रेग्नेंट महिलाएं थीं, 5 माइनर्स थे, और इसको जो है डिंगी आइलैंड से पिक किया गया और इसे रिटर्न कर दिया गया लिबियन कोस्ट गार्ड को एट त्रिपोली पोर्ट। ठीक है, तो एक शिप में 101 माइग्रेंट्स को पकड़ा, उठाया, बैठाया और वापस छोड़कर आ गया कहाँ पर, लिबिया में। ठीक, ये सारे माइग्रेंट्स कहाँ से आ रहे थे, ऑब्वियसली लिबिया से ही आ रहे थे। और ये क्यों आ रहे थे, ये बेसिकली इसलिए आ रहे थे क्योंकि लीबिया की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर 2011 के बाद से मिलिट्री रूल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यूरोपियन कंट्री क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये माइग्रेट करके वहाँ पहुँचे, इनको पकड़े, उठा के वापस लेकर आ गए। ये क्लियरली क्या है, इट्स अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट्स। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल फॉरबिड करता है टू फोर्स रिटर्न ऑफ द पीपल टू कंट्री वेयर देयर लाइव्स और राइट्स आर एट रिस्क। ये जो प्रिंसिपल है ये फोर्स करता है कंट्रीज़ को कि आप जो माइग्रेंट्स हैं उनको फोर्सफुली वापस वहाँ नहीं भेज सकते जहाँ पर उनकी जान खतरे में है। जो कंट्री से वो आए हैं, अगर वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उनको फोर्सफुली वापस नहीं भेज सकते। एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ लिबिया करेंटली इज़ नॉट अ पोर्ट ऑफ सेफ्टी। अभी के समय में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो लीबिया जो है एक सेफ हार्बर नहीं है, और इसलिए जो शिप का कैप्टन था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कोर्ट ने माना कि शिप के कैप्टन को प्रोसिक्यूट किया जाए, और उसको माना गया कि वो गिल्टी है किसका, ऑफ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। ठीक, ये बेसिकली क्या था, हमारा पूरा का पूरा केस था। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने क्या कहा कि जो कैप्टन है उन्होंने क्या किया है, वायलेट किया है डायरेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जो लीगलिटीज़ है
ऑफ सी रेस्क्यू वो क्या है, इंटरनेशनल लॉज हैं वो क्या हैं, इसे समझ लेते हैं। अंडर आर्टिकल 98 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, every ship master is required to provide assistance to any person found at sea in danger of being lost. International maritime law also require coastal state to conduct search and rescue services if needed, coordinate with other nation during this operation. तो इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी में क्लियरली 98 आर्टिकल में कहा है कि जो शिप मास्टर होगा उन्हें कोई भी ऐसा आदमी जो कि सी में लॉस्ट हो गया है अगर मिलता है तो उसे असिस्टेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और इसी के अंदर वो कैप्टन को गिल्टी माना गया है। ठीक, इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में ये भी कहा है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो हमेशा क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि कई बार जो है लोग फंसे रहते हैं। तो जो भी कोस्टल स्टेट है उन्हें डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें करना चाहिए, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं दोनों कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। इस केस में यहाँ पर इटली और लीबिया दोनों कोऑर्डिनेट कर सकते थे। ठीक, लेकिन ऐसा जो है इग्नोर किया जा रहा है इटली और माल्टा जैसी कंट्रीज़ के द्वारा। जितनी भी शिप्स यहाँ पर आती हैं, चुपचाप लोग माइग्रेट होके यूरोपियन कंट्री इटली में आ रहे हैं, उनको ये लोग पकड़ते हैं और वापस लीबिया भेज देते हैं। 2022 में अगर बात करें तो 24,000 लोगों को रिटर्न भेजा जा चुका है इटली के द्वारा। ठीक, व्हाट्स हैपनिंग इन द लीबिया, यार लीबिया में क्या हो रहा है। लीबिया में हम जानते हैं 2011 से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है ये। ठीक है, वॉर ट्रॉन एरिया है, हमेशा जो है वॉर में रहते हैं, और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लीबिया को अभी सेफ़ नहीं माना गया है, और अगर आप देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम पीक पर है, ह्यूमन राइट वायलेशन एकदम पीक पर है। इवन जो है यहाँ की जो कोस्ट गार्ड हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इटली के साथ मिलकर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, जो इटली है वो इन कोस्ट गार्ड जो अथॉरिटीज़ हैं उनको वेसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एरियल सर्वेलेंस ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इटली और यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, और इनको क्या कहा जाता है कि हम लोग जो भी आपको माइग्रेंट्स हैं वो देंगे, आप उनको रख लीजिए। ये माइग्रेंट्स को जो कोस्ट गार्ड हैं ये क्या करते हैं, डिटेन कर लेते हैं और फिर इनसे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं इनको छोड़ने के लिए। तो एक तरीके से अपना एक धंधा बना लिया इन लोगों ने, प्रॉफिट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है कोस्ट गार्ड अथॉरिटी के द्वारा। ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है इन्होंने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की थी। ठीक, तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लीगलिटीज़ ऑफ सी रेस्क्यू। इसमें आर्टिकल 98 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीबिया और फोटो देख लो इटली के बीच में डिस्टेंस देख लो तो समझ में आ जाए। ठीक, ये हमारा जो ग्रीन वाला है ये क्या है, लीबिया है, और ये क्या है, इटली। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ इस जगह में बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है, पहुंच ही नहीं पाते इटली, है ना। ये बहुत ख़तरनाक एरिया, बहुत ख़तरनाक चैनल है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर इससे रिलेटेड चीज़ें आई तो अपने को पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के बीच की बात की जा रही है और उसकी लोकेशन क्या है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई इंडिया इज बिल्डिंग अ सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूपीएससी में आपको ये तो नहीं शायद पूछा जाएगा कि कहाँ पर लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन आपको रीज़न ज़रूर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ही लॉन्च पोर्ट क्यों बनाया गया है। यूपीएससी में इट्स मोर अबाउट वाई, और स्टेट पीसीएस में इट्स मोर अबाउट व्हाट एंड वेयर। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, आपको पूछा जाएगा कहाँ पर, कौन से स्टेट में है, या फिर पर्टिकुलर लोकेशन का नाम पूछा जाएगा। यूपीएससी में पूछा जाएगा कि इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों बनाया गया, कहीं और क्यों नहीं बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ द इसरो एट कुलाशेखरा पट्टिनम इन थोथुकुडी तमिलनाडु। इस लोकेशन पे स्टेट पीसीएस में ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो कहाँ पर हो रहा है, कुलाशेखरा पट्टिनम इन थोथुकुडी पे सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है। फर्स्ट कहाँ पर है,
अरे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये तो रटा होगा। ठीक, जैसे ही ये सेकंड वाला बन जाएगा, यहाँ पर इस लॉन्च पोर्ट को किस लिए यूज़ किया जाएगा? फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, ऑन डिमांड व्हीकल्स एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज इंडिया नीड अ न्यू लॉन्च पोर्ट? क्यों ज़रूरत है आखिर? 2020 साल याद होगा, आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया था, उसमें सरकार ने कई सारे सेक्टर्स हैं उसमें रिफॉर्म की बात की थी और रिफॉर्म किया भी था। ठीक, तो स्पेस सेक्टर में भी एक रिफॉर्म किया गया था जिसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया गया था। अब अगर प्राइवेट प्लेयर स्पेस सेक्टर में आ जाते हैं तो कमर्शियल लॉन्चेस हैं उनके नंबर बढ़ना तय है। और इसरो का जो मेन आपका लॉन्च पैड है, लॉन्च पोर्ट है, वो कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। ये ओवरबर्डन हो सकता है विथ टाइम, है ना। जैसे जैसे कमर्शियल लॉन्चेस बढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेयर एंटर होते जाएंगे, वैसे वैसे ये वाला जो हमारा मेन जो लॉन्च पोर्ट है वो ओवरबर्डन हो जाएगा। इस तरीके की परेशानी ना हो इसलिए सरकार ने ऑलरेडी जो है सेकेंड लॉन्च पोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। जो हमारा श्रीहरिकोटा लॉन्च पोर्ट है या फिर जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से केवल बड़े और हैवी लिफ्ट ऑफ मिशन जो है क्या किए जाएंगे? लॉन्च किए जाएंगे। और कुलाशेखरीपट्टनम से छोटे छोटे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा और जो छोटे कमर्शियल लॉन्चेज हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेस से की जाएगी। बड़े टिकट बिग टिकट मिशन अभी भी श्रीहरिकोटा से ही होंगे। तो बेसिकली जो इसरो है उसके लिए जो मेन लॉन्च पोर्ट होगा वो अभी भी SHAR ही होगा, श्रीहरिकोटा ही होगा। मून, वीनस, ह्यूमन फ्लाइट मिशन, गगनयान, ये सारे के सारे कहाँ से जाएंगे? उड़ेंगे श्रीहरिकोटा से ही उड़ेंगे। अब वाई इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये UPSC में पूछा जा सकता है। आखिर तमिलनाडु में ही इसे लोकेट क्यों किया गया? लाइक SHAR द न्यू लॉन्च पोर्ट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन सदर्न इंडिया। ठीक है, जैसे कि श्रीहरिकोटा आपका लॉन्च पैड है वो भी साउथ इंडिया में है और बाकी जितने भी आप देखेंगे इसरो से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेज हैं, सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे साउथ इंडिया में। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, ये सारे के सारे इक्वेटर के करीब हैं। इट इज़ बिकॉज फॉर लॉन्च साइट क्लोज टू द इक्वेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इम्पार्टेड ड्यू टू अर्थ रोटेशन इज़ 450 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये सारे के सारे लॉन्च पैड इक्वेटर के पास में हैं तो जो अर्थ रोटेशन के कारण थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, एस्केप वेलोसिटी कम हो जाती है और मूवमेंट के साथ, है ना, जो रोटेशन है उसके साथ हम फेंकते हैं, जैसे गुलेल में यूज़ करते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा वेलोसिटी कम लगती है। क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा वेलोसिटी एस्केप करने के लिए अर्थ के ऑर्बिट को कम लगेगी तो आपको फ्यूल कम लगेगा तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। इसलिए जो है ज़्यादातर हमारे जितने भी स्पेस रिलेटेड सेंटर्स हैं, इसरो है, उसके हेडक्वार्टर्स हैं, वो सदर्न स्टेट में ही देखने को मिलेंगे। लॉन्च पैड आपको सदर्न स्टेट में ही देखने को मिलेंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करोगे तब भी उसे इक्वेटोरियल प्लेन में ही होना पड़ता है और इसलिए आप जो है जितना लॉन्च साइट इक्वेटर के पास रखें उतना आपको बेनिफिट मिल सकता है। करेंटली द ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द लॉन्चेस फ्रॉम SHR इज़ लॉन्गर। अभी के समय में बात करें तो श्रीहरिकोटा से जो ट्रैजेक्टरी फॉलो होती है लॉन्च करने के बाद वो थोड़ी सी लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि हमें थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव करना पड़ता है अराउंड श्रीलंका, जो है ना, ऐसा है, श्रीलंका इधर है, यहाँ से आपको इधर इतना ईस्टवर्ड मूव करना पड़ेगा बिफोर एक्चुअली टेकिंग द रूट ऑफ साउथ टूवर्ड्स सदर्न फ्लाइट जाने के पहले थोड़ा सा ईस्टर्न मूव करना पड़ता है अगर हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। ये वाली चीज़ें एडिशनल फ्यूल लगता है, इसके कारण ये वाली चीज़ें आपको नए लॉन्च पोर्ट में नहीं मिलेगी। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सदर्न फ्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये है ना आपका जो नया लोकेशन है वो एकदम श्रीलंका के जस्ट ऊपर पे ही है, इसलिए आप कुलाशेखरापट्टिनम से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सदर्न फ्लाइट ले सकते हैं और डायरेक्टली कोलंबो के पास पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली इक्वेटोरियल साइड से के पास जा सकते हैं। तो एडिशनल फ्यूल नहीं लगेगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा बचेगा और एक्स्ट्रा पैसा आपको जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा बचेगा तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। ठीक, इसलिए इस लोकेशन को चुना गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये लोकेशन चुना क्यों गया है ये आपको ध्यान रखना है यार, ठीक है।
हमारा लास्ट आर्टिकल है सोशल रिफॉर्मर अय्या वैकुंडर एंड द रो स्पार्क बाय गवर्नर रवि। ठीक, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु स्टेट की बात की जा रही है क्योंकि वहाँ पर ही गवर्नर रवि जी हैं। ठीक, RN रवि जो कि गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने रिसेंटली एक रिमार्क दिया है 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर अय्या वैकुंडर के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो अय्या वैकुंडर हैं वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं जिसने सनातन धर्म को डिस्ट्रक्शन होने से तमिलनाडु में बचाया है। ये जो है उनके स्टेटमेंट से, इससे पॉलिटिकल रो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अपने को मतलब नहीं है, अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, द सोशल रिफॉर्मर। इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अय्या वैकुंडर बॉर्न इन 1809 इज रिवर्ड प्राइमरली इन साउथ तमिलनाडु एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ अय्यावाजी सेक्ट। ठीक, अय्यावाजी सेक्ट के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अय्या वैकुंडर। ये आपको याद रखना है इन्होंने कौन सा सेक्ट बनाया था। उनकी टीचिंग किससे रिलेटेड थी, इक्वलिटी से, फ्रेटर्निटी से, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से और ऑन चैलेंजिंग इस्टेब्लिश रिलीजियस एंड सोशल हायरार्की। ठीक, इन सारी चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया। इक्वलिटी को प्रमोट किया, फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने डिसरिगार्ड किया, इरेडिकेट करने की बात की, और जो इस्टेब्लिश्ड हायरार्की है सोशल और रिलीजियस उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। और इसी कारण से जो गवर्नर हैं उन्होंने इन्हें विष्णु भगवान का अवतार पोर्ट्रे करने की कोशिश की। ठीक, तो ये बेसिकली जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है उसको एज अ रिफॉर्मर इन्होंने चैलेंज किया है। वैकुंडर चैलेंज टू सोशल डिवीजन कम एट अ टाइम व्हेन कास्ट रिजिडिटी एंड एट्रोसिटीज वर द नॉर्म। उस समय जब कास्ट एट्रोसिटीज़ और जो सोशल रिजिडिटीज़ थी वो एकदम चरम सीमा पर थी, उस समय जो है इन्होंने उसको चैलेंज किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड समापंथी भोजन, a community eateries for people from all background and sent his disciple to the home of lower caste to eat with them। ठीक है, तो कम्युनिटी ईटरीज इन्होंने क्या की थी, ऑर्गेनाइज की थी। सारे बैकग्राउंड के लोग एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे। तो बेसिकली इनके द्वारा जो कास्ट है उसको चैलेंज की गई, जो कास्ट हायरार्की है उसको चैलेंज की गई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया गया। इन्होंने वैकुंडर इनिशिएटेड द डिगिंग ऑफ कॉमनवेल्थ कॉल मुथिरी किनारुस जो कि एक कॉमनवेल्थ है, इसको डिग करना भी शुरू किया क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को कुएं से पानी निकालने नहीं देते थे। तो बेसिकली इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु की हिस्ट्री में। इतना आपको ध्यान रखना है, मेन चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी है। इनका जो कंट्रीब्यूशन एज अ सोशल रिफॉर्मर वो किससे रिलेटेड है, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करना, जो कास्ट रिजिडिटीज़ है उस पर क्वेश्चन उठाना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसे इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें की थी। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको ध्यान रखना है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। कंट्रोवर्सी से अपने को क्या मतलब, यूपीएससी में कंट्रोवर्सी आएगी क्या, नहीं आएगी। तो बस ये हमारा लास्ट आर्टिकल था, प्री 2024, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी हॉट, पूछ सकते हैं। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।